हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल का ये वीडियो जो कि हिंदी मीडियम 12th एमपी बोर्ड अकाउंट के लिए है। और लास्ट वीडियो जो कि फर्स्ट वीडियो था, इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम जो फर्स्ट पार्ट था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम जो देख चुके थे वो हम गोपाल वाली कहानी सुन रहे थे, है ना। हमने गोपाल को उसकी योग्यता के लिए उसको पार्टनर बनाया और उससे हमने कोई पूंजी नहीं ली। तो यहाँ पर ये समझाने का मकसद था, जो लास्ट वीडियो में गोपाल का एग्जाम्पल था, वो ये कि जरूरी नहीं है कि पार्टनर बनने के लिए आपको कैपिटल लगानी हो, है ना। आप कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि कुछ लगाना ही है तभी आप पार्टनर बनोगे। ये आप जिसके साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज के लिए एग्री होगा। कानून में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो जरूरी हो, राइट। हाँ, पर पार्टनर या साझेदार उसी को कहेंगे, वो व्यक्ति ही आपस में साझेदार होंगे जो किसी बिजनेस को करके उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, लाभ या हानि। तो लाभ या हानि को आपस में शेयर करते हैं, विभाजन करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, साझेदार कहेंगे। ठीक है, तो कल एक्चुअल में इसके पहले वाला वीडियो जो था 32 मिनट का कंप्लीट हो गया था, इसलिए उसको ब्रेक करके यहाँ पर आगे कंटिन्यू किया जा रहा है ना। तो ये हमारी साझेदारी की डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब हम इसके आगे एक और चीज बचती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पार्टनर जो रहेंगे, है ना, व्यक्तिगत तौर पर, निजी व्यक्तिगत एक सिंगल व्यक्ति के रूप में हम इसको पार्टनर कहेंगे। परंतु इन दोनों के जब रिलेशन होगा, इन दोनों का जो रिलेशन है, संबंध है ना, जैसे फ्रेंडशिप एक रिलेशन है, राइट, दोस्ती एक रिलेशन है। तो इन दोनों के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, साझेदारी फर्म कहते हैं। वही बात यहाँ पर आगे लिखी हुई है, जिसको हम रीड करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो व्यक्ति इस साझेदारी में शामिल होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार एवं सामूहिक रूप से सब मिलाकर उनके रिलेशन को, है ना, सभी को एक साथ एक शब्द में फर्म कहेंगे। साझेदारी फर्म या फर्म एक ही बात है। ठीक है, एवं जिस नाम से व्यवसाय करते हैं उसे फर्म का नाम कहा जाता है। अब हम व्यवसाय किस नाम से कर रहे थे, ये चेतन भगत किस नाम से व्यवसाय कर रहे थे, वरलक्ष्मी के नाम से, तो इनके बिजनेस का नाम क्या हो जाएगा, वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो आप यदि देखेंगे, मैं आपको रियल में कह रहा हूं, आप अपने सीनियर्स जो भी हैं उनसे पूछिएगा, वो पार्टनरशिप फर्म है ना, एक्चुअल में इस दुकान को वरलक्ष्मी को कहेंगे। मैंने कई स्टूडेंट जो कि 12th कर चुके, अच्छे नंबर से कर चुके हैं, उनसे पूछा है, बीकॉम में है, उनसे पूछो कि यार पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, तो वो बोलते हैं ये पार्टनरशिप फर्म इसको बोलते हैं, दुकान। जब ये दोनों मिलके एक बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं ना। इनके रिलेशन को पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, और इस दुकान का नाम अब क्या हो जाएगा, वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। सर जरूरी है ऐसा ही नाम लिखना पड़ेगा, नहीं, पर ये एक तरह से इस तरह से नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आगे यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से समझना। देखिए, हर जो चीज होती है उसका एक कानून बना होता है। जैसे सारे, मतलब जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, मतलब ये आपराधिक लॉ, है ना। यदि कोई अपराध करता है तो उसका जो डिसीजन है, जज साहब वो कानून की किताब खोल के देखते हैं, है ना। तो हर चीज के, जैसे कंपनी का कंपनी लॉ होता है, कंपनी का कानून अधिनियम बोलते हैं, कानून को अधिनियम बोलते हैं। ठीक है ना। तो कंपनी का अधिनियम होता है, कानून होता है कंपनी लॉ। वैसे ही पार्टनरशिप, साझेदारी का भी अधिनियम होता है, जिसको हम कहेंगे, हमारे इंडिया में जो लागू है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। हाँ बच्चों, ये 1932 में बन गया था, हालांकि इसके बाद में कुछ अपडेट हुए होंगे, बट ये 1932 से यही हमारे यहाँ, हमारे देश में चला आ रहा है। ये लॉ क्यों है, यदि यदि साझेदारी आपने करी और आपके कुछ अपने पार्टनर के साथ में
कुछ विवाद हुआ, तो उस विवाद का जो हल है वो किस तरीके से लिया जाएगा, कैसे डिसीजन लिया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती है, मतलब यहाँ पर बताई गई है। जज साहब क्या करते हैं, उस किताब को खोलते हैं, उसमें देखते हैं और फिर उसके अनुसार न्याय करते हैं। ठीक है, तो ये वो कानून है जिसके द्वारा साझेदारी अधिनियम के द्वारा हमारे यहाँ जो इंडिया में साझेदारी फर्म जो चल रही है उनका डिसीजन लिया जाता है, उनमें यदि कोई विवाद होता है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना 1932 है ना, ऑब्जेक्टिव बन सकता है साझेदारी अधिनियम 1932, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें भी इन्होंने परिभाषा दी है साझेदारी की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये सारे नोट्स के रूप में जो भी हम यहाँ पर देखेंगे वो नोट्स के रूप में आपको हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है फोकस ट्यूटोरियल, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ पर ये वीडियो भी देख सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड तो नहीं कर पाएंगे, देख जरूर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन ही डाउनलोड कर सकता है, तो डाउनलोड तो कर पाएंगे बट रजिस्ट्रेशन के बाद में आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप नोट्स इस तरह से बने हैं कि आपको कोई भी और बुक्स लेने की जरूरत नहीं होगी, आप इन्हीं नोट्स में पूरा डिटेल में है, और हम पूरे इन्हीं नोट्स के थ्रू पूरे साल आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल, लाइव क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन के थ्रू देखने का एक और फायदा बेटा, यूट्यूब पे जो आप देखते हैं बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे तो कोई ऐड नहीं मिलेगा, थ्रू आउट जो भी है आप कंटिन्यू देख पाएंगे, है ना। तो कोशिश करें आगे के वीडियोस मोबाइल एप्लीकेशन पे देखें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है, देखो संबंध आ गया, मैं बार बार वही बोल रहा था, साझेदारी क्या है, संबंध है ना, जो उन सबके द्वारा, मतलब या तो सभी, यदि कितने भी साझेदार हैं उन सभी के द्वारा, या किसी एक के द्वारा, या उनके तरफ से किसी एक और व्यक्ति, जैसे कि चेतन भगत ने गोपाल को क्या रख लिया, मैनेजर रख लिया, और चेतन भगत दोनों घूम रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, महाबलेश्वर घूमने गए, है ना, पूरे साल कौन काम कर रहा है, गोपाल। ठीक, और हो सकता है कि एक और किसी थर्ड पर्सन को रख ले, तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, उनके बीच में आपसी सहमति होना चाहिए। ठीक है, और व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है साझेदारी के लक्षण। अभी तक तो हमने जो देखा ये कल के वीडियोस का था। ठीक है, आज हम यहाँ पर आगे का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। वो स्टूडेंट जो कि हमारे पास में 11th नहीं करा है, अभी ऑनलाइन ही अभी जुड़े हैं, इसी साल जुड़े हैं, और 11th नहीं करा है, उनके लिए खास बात ये है कि कई ऐसे बच्चे जो मुझसे अभी कनेक्ट हो रहे हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारा 11th का अकाउंट भी उसका बेसिक भी बहुत ख़राब है, क्या करें। तो बेटा आप लोग 11th के बेसिक अकाउंट को भी आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें जो ज़रूरत होगी वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, और वो बात ये है कि साझेदार, सॉरी, बिजनेस, ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस, और ये बिजनेस के क्या है, मालिक, ये बिजनेस के क्या है, मालिक, है ना, पार्टनर बन गए और ये दोनों क्या चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, 11वीं का एक कॉन्सेप्ट है पृथक वैधानिक अस्तित्व। आप 11th की बुक में उठा के देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, है ना। क्या है पृथक वैधानिक अस्तित्व? ये पृथक वैधानिक अस्तित्व क्या बोलता है? ये बोलता है कि बिजनेस, ध्यान से समझिएगा, कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मतलब कि बिजनेस को एक वैधानिक व्यक्ति कहा गया है, मतलब इसको भी एक पर्सन, एक व्यक्ति माना गया है। हम प्राकृतिक व्यक्ति हैं, है ना, और बिजनेस कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है।
मतलब कि मालिक और बिजनेस के बीच में यहाँ पर अंतर किया गया है, ठीक है ना। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, जो कि 12th में नहीं, सभी जगह अकाउंट की जान, अकाउंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, अवधारणा, सबसे पहली अवधारणा ये है कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये दोनों एक नहीं है, ठीक है। और हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है वो हम किसके लिए करेंगे, हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करेंगे, हम चेतन के लिए अकाउंटिंग या इनकी पार्टनरशिप के लिए। अभी फिलहाल यदि अकाउंटिंग की जाती है तो वो किसके लिए की जाएगी, वरलक्ष्मी के लिए की जाती है, ठीक है। इसी वजह से जो हम इसको अब आगे से क्या बोलेंगे, वरलक्ष्मी आंटी। क्यों आंटी बोलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति है, ये पर्सन है, राइट। तो हम आगे से क्या बोलेंगे, वरलक्ष्मी आंटी, है ना। ये जो वरलक्ष्मी साड़ी सेंटर है ना, ये साड़ी की जो दुकान है, ये क्या माना जाएगा, एक पर्सन माना जाएगा। और हम लोग कौन है, हम लोग इस, ध्यान देना, हम लोग इस दुकान पर अकाउंटेंट है, हम ये सोच के चलेंगे, है ना। हम कौन है यहाँ पर, अकाउंटेंट है। तब जाके आप इसको बहुत इजी से सीख पाओगे। अपने आप को क्या फील करना, हम किसक्या नौकरी कर रहे हैं, वरलक्ष्मी आंटी क्या नौकरी कर रहे हैं, चेतन क्या, भगत क्या नौकरी नहीं कर रहे हम। और हम वरलक्ष्मी आंटी की क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, उसके बही खाते लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो कैपिटल होती है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि कैपिटल लायबिलिटी होती है। कैसे हो गई भैया, क्यों हो गई, शायद आप लोगों को नहीं बताया गया होगा। बताया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया गया है तो ध्यान से सुनिए। क्योंकि चेतन और वरलक्ष्मी दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए जब चेतन अपने बिजनेस में वरलक्ष्मी को अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी, कैपिटल। तो जब चेतन वरलक्ष्मी को ये पैसा लगाता है तो चेतन वरलक्ष्मी से कहता है कि वरलक्ष्मी आंटी, मुझे ये मेरा 10 लाख रुपए वापस चाहिए। हालांकि ये जीवन भर इससे पैसा वापस नहीं मांगता है, पर ये बोलता जरूर है कि मुझे ये आपसे पैसा लेना है, जब बिजनेस बंद होगा तब मुझे ये मेरा पैसा वापस चाहिए। वरलक्ष्मी आंटी भी क्या बोलती है, बोले ठीक है चेतन, मैं आपको ये 10 लाख रुपए दूंगी, राइट। दूंगी मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी। 11 का हमारा बेसिक जरूर पढ़िएगा, ये वहां पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ शॉर्टकट में समझा रहा हूँ क्योंकि 12th में वो पूरी बातें फिर से नहीं समझाई जा सकती, बट वहाँ डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आप जरूर देखिएगा उसके वीडियोस, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये बात ध्यान के रखना कि कैपिटल क्यों, लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि वरलक्ष्मी आंटी क्या मानती है कि चेतन का पैसा मुझे लौटाना है, इसलिए ये जो पैसा है ये क्या है, लायबिलिटी है, ये कैपिटल लायबिलिटी है। किसके लिए, बिजनेस के लिए, ठीक। सर चेतन के लिए क्या है, हम चेतन क्या नौकरी कर रहे हैं क्या बेटा, मैंने क्या पहले क्या बोला, हम किस क्या नौकरी कर रहे हैं, हम वरलक्ष्मी क्या कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वरलक्ष्मी की तरफ से सोचेंगे, हमको चेतन की तरफ से नहीं सोचना है। सर बता दो ना, मान लो हम चेतन क्या नौकरी कर रहे हैं तो अब तो बता दो, ठीक है। तो चेतन के लिए असेट है। सर कैसे, 11 का वीडियोस देखो बेसिक और उसमें जान लो, है ना, उसमें मैंने बताया है कि कैसे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वरलक्ष्मी जो एक पर्सन मानी जाएगी और ये दोनों इससे अलग व्यक्ति माने जाएंगे। इन दोनों ने वरलक्ष्मी को क्या दिया है, कैपिटल दी है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत जरूरी बात थी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको आगे कई जगह याद आएगा, अब मैं याद दिलाऊंगा बार बार, ठीक है ना, ये बताना जरूरी था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं साझेदारी के लक्षण, ठीक। आज हम इस टॉपिक को ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफी लेंदी होगा, ये 2-3 वीडियोस काफी बड़े लेंदी होंगे, है ना। तो आपको आराम से समझना है और पूरा ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव होते आते हैं, साझेदारी के जो लक्षण 5 नंबर में पूछा जाता है, बिल्कुल 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है कि साझेदारी के लक्षण लिखिए, बताइए, राइट। तो हमको यहाँ रट्टा नहीं मानना है, हमको समझना है, क्योंकि इसको समझेंगे तो बहुत आसान है लिखना। और
इसमें से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो क्वेश्चन बनते हैं वस्तुनिष्ठ, वो आराम से आप कर पाएंगे। और आप देखिएगा हम ये 2-3 लेक्चर के बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, आप देखेंगे कितना आराम से, कितना इजी आप इनके जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर साझेदारी के लक्षण क्या हैं? मैं ये कहूंगा सबसे पहले तो ये समझिए लक्षण का मतलब क्या होता है। लक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम कोरोना चल रहा है, राइट, है ना? तो कोरोना के लक्षण क्या है? तो हम बोलते हैं यार कोरोना का लक्षण मतलब गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, ये क्या है? कोरोना का लक्षण है ना? मतलब लक्षण हमें किसी चीज का होने या न होने की क्या बताते हैं? जानकारी देते हैं। इसमें कोरोना है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसके लक्षण चेक करेंगे। यदि लक्षण उसमें हैं तो हम कहेंगे ये इसको कोरोना पॉजिटिव है, राइट। वैसे किसी भी चीज का जब आपसे लक्षण पूछा जाए, चाहे वो अकाउंट हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडी हो, आप ये समझो कि वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है। मतलब आप कैसे पैसा, देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आप कैसे कैसे पहचानेंगे कि साझेदारी, कोई सी फर्म साझेदारी फर्म है या कोई संस्था साझेदारी संस्था है, आप कैसे पहचानेंगे? अब बच्चा ये पूरा रट के गया था एकदम वर्ड टू वर्ड, है ना? अब जैसे उसने आंसर क्वेश्चन देखा कि आप कैसे पहचानेंगे कि साझेदारी के कोई संस्था साझेदारी है, वो गया काम से, वो वहीं ठंडा पड़ जाता है। अरे यार ये कौन सा नया क्वेश्चन आ गया, ये तो सर ने करवाया ही नहीं था, मैं अब क्या करूं, मेरे तो 5 नंबर गए। बेटा समझ लेता ध्यान से तो तेरे 5 नंबर नहीं जाते, तो खुशी खुशी ये सारी चीजें लिख के आता। तो लक्षण क्या है? उस चीज को समझना, उस चीज को जानना, क्या है? लक्षण, राइट। तो साझेदारी किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे साहब जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति हो, वो साझेदारी है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, ये देखिए साझेदारी का लक्षण। अच्छा एक और सबसे बढ़िया बात बताऊं, जो भी आप ये लक्षण देख रहे हैं ये सब इस परिभाषा में से निकलेंगे। हाँ सर, हाँ, ये सारे लक्षण कहां से निकलेंगे? इस परिभाषा में से निकलेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या निकला? 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ सबसे पहला लक्षण क्या आ गया कि भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, है ना? तो साझेदारी में कम से कम कितने होने चाहिए? 2। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कम से कम कितने? 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। क्या हम अकेले से साझेदारी कर सकते हैं? एक तरफ खड़े होके क्या भैया क्या हालचाल है, फिर दूसरी जगह खड़े होके बोलेंगे हाँ भैया सब बढ़िया है? नहीं ना। साझेदारी के लिए कम से कम कितने चाहिए? 2। और सर अधिकतम कितने कितने हो सकते हैं? वैसे तो साझेदारी अधिनियम इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, ध्यान से सुनना। साझेदारी अधिनियम इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। साझेदारी की अधिकतम संख्या एक साझेदार में फर्म 50 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते कंपनी। हाँ, साझेदारी अधिनियम, अधिनियम कौन सा? ये अधिनियम, राइट। तो ये अधिनियम संख्या के, अधिकतम संख्या के बारे में कुछ नहीं बताता है, परंतु कंपनी अधिनियम यहाँ पर बताता है कि साझेदारी में आप कितने रख सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं? 100 सदस्य हो सकते हैं। सर सामने तो 50 लिखा है, हो सकते हैं, परंतु फिलहाल अधिनियम ने कहा है अभी आप 50 ही रखें, हम इस लिमिट को 100 कर देंगे, पर अभी फिलहाल कितना है? 50 है। इसलिए हम क्या याद रखेंगे, जब भी हमको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कितने हो सकते हैं अधिकतम, तो हम कहेंगे 50। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड पॉइंट, परस्पर संबंध या अनुबंध होना चाहिए। सर परिभाषा में कहाँ लिखा है? देखो समझौता, समझौते को ही अनुबंध बोलते हैं। समझौता तो समझते हो ना, किसी भी चीज के लिए तैयार होना, 2 व्यक्तियों का आपस में तैयार होना समझौता होता है, अनुबंध होता है। आप यदि रेंट से मकान लेने जा रहे हैं तो मकान मालिक बोलता है ना यार स्टाम्प पे लिखवाऊंगा मैं कि इतना किराया लगेगा, वो क्या कर रहा है? समझौता करवा रहा है, अनुबंध करवाता है ना? आपस में किसी बात के लिए सहमत होना समझौता है, अनुबंध है।
तो साझेदारी में क्या होना चाहिए? पारस्परिक संबंध होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए, राइट। तो बहुत आसान है, इसको आप पढ़ के देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका एक एग्जाम्पल बढ़िया सा देख लिया है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य पारस्परिक संबंध या समझौता होना आवश्यक है ना। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं साझेदारी के लक्षण, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई फर्म साझेदारी है, तो ये उसमें होना जरूरी है, क्या? अनुबंध। इसलिए यहाँ पर आवश्यक लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो सब जगह आवश्यक आवश्यक ही लिखा जाएगा, है ना। अगर व्यापार चलाते हुए भी व्यापार में कोई समझौता नहीं होता है तो वह साझेदारी नहीं होगी। यदि आप साथ में मिलके कोई व्यापार कर रहे हैं और कोई समझौता नहीं हुआ है तो आप एक्चुअल में साझेदारी में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो क्या होना चाहिए? समझौता नहीं है तो वो क्या होगा? एक संयोग होगा, है ना, एक एक्सीडेंट है बस वो, है ना, साझेदारी नहीं कहलाएगी। अतः साझेदारी में अनुबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से समझना, अनुबंध लिखित हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, ठीक। सर ये क्या हुआ? ये जो भी लिखा हुआ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में देखेंगे। ये हमने अभी क्या देखा कि लिखित में हो सकता है या मौखिक, उसको हम क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। और साझेदारी संलेख पूरा एक टॉपिक है ना। तो जो समझौता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख बोलते हैं। ये देखिए, साझेदारी संलेख, ठीक। तो उस समझौते को हम साझेदारी संलेख बोलते हैं। वो क्या होता है, लिखित मौखिक क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर रहेगा। आज हम क्या देखेंगे? लक्षण देखेंगे, राइट। तो हम इसको आगे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं अब क्या गया? थर्ड पॉइंट, वैधानिक व्यवसाय। देखिए मैंने ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर समझा दी थी कि व्यापार कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। और मैं इसको समझा चुका हूं, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ फटाफट पढ़ लेते हैं। साझेदारी अनुबंध किसी वैध व्यवसाय को, है ना, लीगल, फर्स्ट वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं, इसलिए आप वहां पर, यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है आप वो देख लें। उसमें हम ये वैधानिक व्यवसाय का मतलब क्या होता है हम समझा चुके हैं, ठीक है। वैधानिक होना चाहिए, अवैध व्यवसाय को चलाने के लिए नहीं होना चाहिए। जब तक किसी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक, जैसे मैं तो उसमें समझा चुका हूँ, अब ज्यादा हम इस पर टाइम नहीं लेंगे। उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं हो सकती। साझेदारी विधान के अंतर्गत, सर साझेदारी विधान, विधान, अरे अधिनियम बोला था ना, कानून, उसी को हम विधान बोलते हैं। हिंदी में कई पर्यायवाची उपयोग किए जाते हैं बेटा, इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत व्यवसाय उस कार्य को कहते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और यह कार्य कानूनन सम्मत होना चाहिए, मतलब कानून से उसकी इजाजत मिलना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, लाभ विभाजन। देखो ये सारे पॉइंट मैंने जो कहा कि आपको कहाँ मिल जाएंगे? दो या दो से अधिक व्यक्ति, समझौता, वैधानिक व्यवसाय, और क्या होना चाहिए? लाभ हानि को आपस में बांटना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा? साझेदारी होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इस पे और पूरे अध्याय में हमको यही करना है, लाभ हानि को ही बांटना है। आप देखोगे हर जगह हम बस लाभ हानि को ही बांटते रहेंगे, है ना। आगे के पूरे उसमें हमको यही करना है। फटाफट इसको रीड करके देख लेते हैं, इस पे हम काफी बात कर चुके हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब बात कर लेता हूँ पहले किसी वीडियो में या पहले मैं किसी बात को समझा दिया है, पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, तो जब फिर से जब उस बारे में बात आती तो मैं उस पर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम पहले उस बात को अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या जरूरी है? आपको वो हर एक वीडियो को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, स्किप नहीं करना है। इससे समय बचता है बेटा, है ना। बार बार वही बात करने से कोई मतलब नहीं। साझेदारी व्यवसाय का जन्म लाभ कमाकर उसे साझेदारों के मध्य बांटने के लिए होता है। बिल्कुल, साझेदारी व्यवसाय का जन्म लाभ कमाकर उसे साझेदारों के मध्य बांटने के लिए होता है। फर्म द्वारा कमाया गया,
हुआ, सर 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 फर्म द्वारा आपस के रिलेशन को क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म, तो उन्होंने क्या करा है, लाभ कमाया है ना। लाभ उसके समस्त साझेदारों में पूर्व निश्चित अनुपात, याद करो चेतन भगत ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 100 रुपए कमाएंगे तो उसमें से 70 किसका, 30 किसका, तो वो क्या हो गया, अनुपात, तो पहले ही निश्चित कर लिया गया है, तो पूर्व निश्चित अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। यही क्या है, लाभ विभाजन वाला पॉइंट, कि लाभ विभाजन पूर्व निश्चित अनुपात में बांटा जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर क्या है, साझेदारी, लाभ को आपस में बांटना जरूरी है, तभी वो साझेदारी है। ठीक है। एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी राउडी राठौर, उसमें आपने देखा था वो चोरी करता है और गणपति बप्पा को भी पार्टनर बनाता है ना, और उसका जो फ्रेंड रहता है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो इनलीगल काम कर रहे हैं, चोरी इनलीगल काम है ना, गैर कानूनी काम है, अवैध काम है। पर फिर भी यदि वहां देखा जाए तो आपने देखा था वहां पर 3 पार्टनर थे, अक्षय कुमार, एक उनका फ्रेंड, और तीसरा वो शायद गणपति बप्पा बोलता है कि गणपति बप्पा का ये हिस्सा है। और वो आखिरी में क्या करते हैं, जो भी अपने काम से उन्होंने कमाया था या चोरी करा था, उसको वो क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं, तो एक हिस्सा वो गणपति बप्पा को ऊपर फेंक के देता है कि ये उनका, फिर नीचे आ जाता है तो बोलते हैं अरे यार गणपति बप्पा ने तो मुझे दे दिया, है ना। तो ये क्या है, लाभ का विभाजन, ठीक है, पर वो गलत है ना। वो सिर्फ एक एग्जांपल, आपने मूवी देखी होगी, मुझे जहां तक याद, मतलब समझता हूँ राउडी राठौर काफी लोगों ने देखी है, तो ठीक है। आगे, यदि किसी व्यापार में लाभ विभाजन नहीं होता तो उसे हम साझेदारी संस्था नहीं कह सकते। कुछ व्यक्ति किसी व्यापार की हानि बांटने के लिए कोई कार्य करते हैं तो उनके व्यापार को भी हम साझेदारी नहीं कह सकते। मतलब सिर्फ हानि बांटता है वो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बेटा इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो बोलती है मेरे को आप 10,000 रुपए दे दो, यदि आपकी कार का एक्सीडेंट होगा तो इसमें यदि हानि हुई तो उसका 70% खर्चा हम देंगे, है ना। वो सिर्फ क्या बांट रहा है, कंपनी क्या बांट रही है, सिर्फ हानि, इसलिए कंपनी आपकी साझेदार नहीं है। देख लेना किसी ने आपको इसका मतलब यदि प्रैक्टिकली समझाया हो तो, इस तरह से उदाहरण से, बहुत नामुमकिन सा है, ठीक है। चलिए, मैं बेटा सीए फाइनल में हूँ, और इसलिए मेरा काफ़ी एग्जाम्पल आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलेंगे, सिर्फ बीकॉम एमबीए वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल लाइफ रही है मेरी, और आप मेरा इंट्रो उसमें देख सकते हैं, आज दूसरे वीडियोस में काफ़ी मैं बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, आगे, तो उनके व्यापार को भी हम साझेदारी नहीं कर सकते। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर फर्म के किसी प्रतिनिधि या मैनेजर को व्यवसाय का लाभ का कुछ अंश दिया जाता है तो उसे साझेदार नहीं कहा जा सकता। मतलब चेतन भगत ने मान लो कृष्णा को क्या करा, कृष्णा को बोला कि भैया आप हमारे क्या हैं, मैनेजर हैं, और यदि आप अच्छा बिजनेस करेंगे, 10 लाख से ज्यादा का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम आपको 10% क्या देंगे, कमीशन देंगे। हम मैनेजर को क्या बोल रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा यदि आपने प्रॉफिट अर्न करने में मदद करी, आपने अच्छे से मैनेजमेंट करा, तो हम आपको उसका 10% क्या देंगे, प्रॉफिट। तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या साझेदार हो गया, नहीं, वो सिर्फ मैनेजर है, उसको हमने काम करने के बदले एक प्रतिशत, एक परसेंटेज उसको इनाम के रूप में दिया है, न कि साझेदारी के रूप में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बात आगे आएगी क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन में आएगा कि मैनेजर को 10% दिया गया है, अब हमको उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको कहाँ दिखाना है, पी&एल में दिखाना है, कहाँ दिखाना है, इसलिए ये ध्यान रखना ये बातें, तो उसे साझेदार नहीं कहा जा सकता। और उस वक्त मैं सिर्फ बोलूंगा याद करो और बात खत्म कर देंगे, है ना, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट, व्यवसाय का संचालन। तो व्यवसाय का संचालन कौन कर सकता है, उनमें से कोई भी कर सकता है, सभी के द्वारा किया जा सकता है, या उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति को नियुक्त नौकरी पर रखा जा सकता है। जैसे चेतन भगत ने मान लो कृष्णा को क्या करा, मैनेजर रखा, और दोनों अपने अपने दूसरे काम धंधे कर रहे हैं, वह लक्ष्मी दुकान पे वो आते भी नहीं है देखने की क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हम आगे पहले समझ चुके हैं, ठीक है। आगे,
प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। ये बात ध्यान से समझना, ये बहुत खास से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, और यही पार्टनरशिप फर्म की क्या है, वो दोष बोलते हैं ना, उसमें से एक है ना। तो क्या है देखते हैं। इसका मतलब ये है कि चलो मैं इसको एग्जाम्पल पे, अपने एग्जाम्पल पे ले जाते हैं यार, हाँ यहाँ से समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि चेतन भगत का एजेंट है और भगत चेतन का एजेंट है। हाँ हाँ सर, क्या क्या, ध्यान से सुनो। चेतन इस पार्टनरशिप फर्म का, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, पार्टनरशिप फर्म है ना, साझेदारी फर्म, उसका एजेंट है। और ये पार्टनरशिप फर्म, जिसमें पार्टनरशिप में खुद चेतन और भगत दोनों हैं, ये दोनों क्या है, उनके प्रिंसिपल। आपने कभी किसी चीज की एजेंसी देखी, खासकर एलपीजी गैस सिलेंडर जो हम लेने जाते हैं अपने घर में, जो लाल टंकी सिलेंडर एलपीजी की है ना, उसके जो, जिस दुकान से हम लेते हैं ना, उसको हम एजेंसी बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम। तो भारत पेट्रोलियम का यदि हमारे खरगोन में कोई गुप्ता जी ने उसकी क्या ले रखी है, एजेंसी ले रखी है। बात समझ में आ रही है। और जब यदि गैस में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, या वो जो गैस चूल्हा वगैरह देते हैं है ना, वहां से हम यदि खरीदते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम गुप्ता जी पे केस नहीं करते हैं, हम भारत पेट्रोलियम पर केस करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि एजेंट ने जो करा है वो किसके लिए करा है, किसकी तरफ से करा है, अपने प्रिंसिपल की तरफ से करा है। प्रिंसिपल यहां पर कौन हो गया, भारत पेट्रोलियम यहां पर क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई। तो प्रिंसिपल का एजेंट कौन हो गए, गुप्ता जी हो गए। तो जो गुप्ता जी जो कुछ भी वादा करेंगे अपने कस्टमर को, वो वादा एक्चुअल में ये माना जाएगा कि कौन कर रहा है, भारत पेट्रोलियम कर रहा है, वो गैस की कंपनी कर रही है, वो यहाँ पर बैठे हुए गुप्ता जी नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, जो गुप्ता जी ने वादा करा उसकी जिम्मेदारी, उसके लिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, उस कंपनी के लिए हो जाएगी। उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, और गुप्ता जी क्या होंगे, एजेंट, राइट। तो गुप्ता जी एजेंट, कंपनी प्रिंसिपल। तो वैसे ही यहां पर चेतन एजेंट है किसका, फर्म का। फर्म का किस मतलब, इन दोनों का, चेतन और भगत की जो साझेदारी है, इन दोनों का चेतन क्या है, एजेंट है, और भगत भी इसी फर्म का एजेंट है, ठीक है। और फर्म क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। इससे होता क्या है, यही सबसे बुरा है साझेदारी में। क्यों साझेदारी नहीं करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यही है बेटा। और उसका कारण ये है कि यदि, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये आप बिजनेस भी कर सकते हो आगे जाके, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, है ना। तो यहाँ ध्यान से सुनना, यदि चेतन, देखिए आपने देखा कि भगत ने क्या बोला, भाई बिजनेस तो तुम करना, ठीक है ना, मैं तो मेरा घूमूंगा फिरूंगा, मैंने तो पैसा लगा दिया, दुकान तो तुमको संभालना है। अब चेतन ने किसी कंपनी से साड़ियां उधार में खरीदी, 50 लाख की साड़ियां उधार में खरीद ली, ठीक है। चेतन ने खरीदी कि वरलक्ष्मी ने, एक्चुअल में वरलक्ष्मी ने खरीदी है ना। तो आप यहां ध्यान देना कि वरलक्ष्मी ने साड़ियां खरीद ली, पर खरीदने कौन गया था, चेतन। तो वो जो कंपनी वाला है वो किसको जानता है, चेतन को जानता है। और यदि चेतन ने पैसे देने से मना कर दिया, या चेतन भाग गया कहीं, वो 50 लाख की साड़ियां उसने उधार खरीदी, किसी और को बेच दी, उससे नगद लेके भाग गया, अब कंपनी वाले किसको पकड़ेंगे, भगत को पकड़ेंगे, और भगत से बोलेंगे भैया पैसा लाओ। भगत क्या बोल सकता है, भगत बोलेगा कि हाँ मैंने थोड़ी खरीदी थी। कंपनी वाले बोलेंगे भाई साहब आप पार्टनरशिप में हो, आपके पार्टनर ने, जो कि आपके लिए क्या बना है, एजेंट, उसने ये सौदा करा था, उधार में खरीदी थी। क्योंकि उसने सौदा करा था, और क्योंकि वो आपका एजेंट है, इसलिए आप हो गए प्रिंसिपल,
यदि वो भाग गया है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं एजेंट और प्रिंसिपल का संबंध। बात समझ में आई? और ऐसा बहुत बार वास्तविक लाइफ में होता है। मैं एक बार एक बस से जा रहा था, तो मेरे पास में बैठे हुए एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई। तब उनसे पता चला कि उनके फ्रेंड के साथ में बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सेम ऐसा हुआ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। और बिल्कुल होता है ऐसा। साझेदारी में सबसे खतरनाक चीज ये है, ठीक है ना? तो इसलिए समझाना जरूरी थी, इसलिए मैं इसको काफी डिटेल में आप लोगों को ये समझाया है मैंने। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर देखते हैं फिर से वही। प्रत्येक साझेदार फर्म का क्या है? एजेंट है। जिस प्रकार एक एजेंट द्वारा किया गया कार्य उसके मालिक द्वारा किया गया माना जाता है, उसी प्रकार एक साझेदार द्वारा किया गया कार्य शेष साझेदार द्वारा किया गया माना जाता है। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक साझेदार अपने अपने कार्य से, है ना, साझेदारों को भी उत्तरदायी बनाते हैं। मतलब चेतन ने काम करा, अपना काम करा, उसका काम क्या था? साड़ी खरीदना, उसने अपना काम करा। पर केवल चेतन उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार हो गया? अन्य लोग भी, और वो खुद भी। ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा, बात समझो, क्योंकि वो भी तो खुद फर्म में है ना, इसलिए वो भी उसमें उसके लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। बच्चों एक और बात, मैं किसी भी बात को समझाने के लिए भरपूर टाइम लूंगा, क्योंकि मेरा मानना है एक बार समझाओ, जितना उदाहरण दे सकूं उतने अच्छे उदाहरण से समझाऊं। एक बार यदि कोई चीज समझ में आ गई तो आपको बार बार उसको ना तो कंफ्यूज होगे, ना आपको समझने की जरूरत होगी। एक बार समय दो, पर पर्याप्त दो। ठीक है, इसलिए आपको कभी कभार लग सकता है कि यार सर एक बात पे कितना बोलते हैं, है ना? पर बेटा जरूरी नहीं है। यहाँ पर मेरा वीडियो ना जाने कितने टाइप के अलग अलग बच्चे देख रहे होंगे, तो मेरे को हर बच्चे के हिसाब से इस चीज को डिटेल में समझाना पड़ता है। एक ज्यादा समझदार बच्चा फटाक से पकड़ लेगा, किसी को शायद टाइम लग सकता है। तो मुझे तो उस हर एक बच्चे के हिसाब से ये वीडियोस और लाइव क्लासेस देनी होती है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा सब्र करके सुनोगे, और सुनोगे तो सीखने को मिलेगा। राइट? चलिए, तो मैं बिल्कुल फ्री होके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मेरे को टाइम से कोई मतलब नहीं है कि कितनी देर का कितना लंबा वीडियो बन रहा है। मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट करूंगा, ठीक है, डिटेल में। ओके, चलिए। सर ये क्या है, इतना बड़ा पॉइंट? सर 5 नंबर में इतना लिखेंगे? बेटा 5 पॉइंट लिख देना 5 नंबर में, ठीक? पर जो खास बातें हैं वो बताना जरूरी है मुझे, ठीक है ना? 5 कोई से भी पॉइंट लिख देना 5 नंबर में, ठीक है? चलिए, 7वां पॉइंट है सर असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आई सर, क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अरे अनलिमिटेड डाटा आता है ना मोबाइल में, हम बोलते हैं अनलिमिटेड कॉलिंग, मतलब कॉल करते जाओ, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। वैसे ही असीमित दायित्व मतलब कि पैसे भरते जाओ। सर समझ में नहीं आया, आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे वापस। ये देखो यहाँ पर अभी क्या समझाया था मैंने? चेतन सौदा करके आया, है ना? चेतन सौदा करके आया, और किसको भुगतना पड़ा? भगत को। भगत, चलो मान लो भगत को भुगतना पड़ा। अब एक इसमें अपन अमाउंट को बदल देते हैं। चेतन ने 1.5 करोड़ रुपए का क्या करा? उधार खरीदा। ध्यान से सुनना, कितना? 1.5 करोड़ रुपए का क्या करा? उधार माल खरीदा, और किसी को बेच दिया, और पैसे लेके रफो चक्कर हो गया। अब वो कंपनी वाले जिससे उधार खरीदा, वो कंपनी वाले किसको पकड़ेंगे? भगत को। और क्या बोलेंगे? एजेंट और प्रिंसिपल वाला नियम बताएंगे। तो भगत क्या बोलेगा? ठीक है यार, मानता हूं एजेंट और प्रिंसिपल तो हैं हम, तो ठीक है, मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं साझेदारी में, तो मैं 1 करोड़ रुपए तक का नुकसान सहन करूंगा, उससे ज्यादा की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी लायबिलिटी नहीं है।
तो उसको भगत को ये 7वां नियम जो था, 7वां जो लक्षण था, वो बताया जाएगा कि नहीं भाई साहब, आप अनलिमिटेड वाला पैक लेके बैठे हुए हो। साझेदारी का मतलब होता है अनलिमिटेड कॉलिंग वाला पैक, जिसमें आपको अपनी लायबिलिटी तब तक भरनी पड़ेगी जब तक कि लायबिलिटी खत्म ना हो जाए। मतलब सर की दुकान में, मान लो दुकान में 1 करोड़ का सामान है, हाँ बेटा, और हमारी बाहर उधारी है 1.5 करोड़ की, बिल्कुल। हमने पूरा दुकान का सामान बेच दिया 1 करोड़ में, हाँ, और हमने वो जो बाहर के लोग हैं उनको 1 करोड़ दे दिए, तो अब तो नहीं दे सकते ना, दुकान तो पूरी खत्म हो गई। अब 50 लाख हम थोड़ी देंगे, नहीं। अब आपका घर, मकान जिसको बोलते हैं ना, मकान, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े सब बिक जाएंगे उस 50 लाख को देने के लिए। कंपनी में यही अंतर है, कंपनी में कभी ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जितना आपने पैसा लगाया बात खत्म, उससे ज्यादा नहीं देना है। साझेदारी में क्या है? साझेदारी में क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित। जब तक उसके पैसे नहीं देंगे तुम्हारे कपड़े भी बिक जाएंगे। इसी को असीमित दायित्व कहा है, ठीक है ना। इसलिए ये 2 खास पॉइंट हैं, इस वजह से कोई भी साझेदारी नहीं करता, ये ध्यान रखना आपने, है ना। साझेदारी करने से पहले ये सोच लेना कि असीमित दायित्व है। यदि आपके पार्टनर के साथ में कुछ गड़बड़ हुई या उसने कुछ गड़बड़ करी या नॉर्मली बिजनेस में घाटा गया, तो आपकी दुकान में रखा हुआ सारा सामान, आपकी दुकान बिकने के बाद भी यदि कोई लायबिलिटी बच रही है, तो वो पैसा गवर्नमेंट, कोर्ट, आपका मकान बिकवा के, आपकी गाड़ी बिकवा के, आपके कपड़े बिकवा के भी सामने वाले को लौटाएगा। ये साझेदारी का सबसे बड़ा दोष है। सर यदि ये पूछ लिया क्वेश्चन कि दोष लिखो, है ना, तो क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल, यही तो लिखना है आपको, ये 2 पॉइंट, यही सबसे बड़े पार्टनरशिप के क्या हैं? दोष हैं, है ना। कमी, पार्टनरशिप साझेदारी में कमियां, राइट। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यदि कुछ भी डाउट है तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस पर चैट के थ्रू आप मुझसे बातें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। साधारणतः फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व पृथक पृथक एवं संयुक्त रूप से असीमित होता है। सर ये क्या लिखा, पृथक पृथक संयुक्त? पृथक पृथक मतलब कि जैसे कि चेतन और भगत का भी दायित्व है और दोनों का मिलकर भी दायित्व है संयुक्त रूप से, वो भी कितना? असीमित। ये ध्यान रखना, पृथक पृथक असंयुक्त, ये रिक्त स्थान में पूछा जाता है, ये लाइन पूरी की पूरी आ जाती है, तो आपको क्या लिखना पड़ेंगे वो मालूम, क्या गायब करेंगे? ये पृथक पृथक और संयुक्त। वो लिखते हैं साधारण फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व देश 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 रिक्त स्थान एवं देश 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 रूप से असीमित होता है, ठीक है। तो क्लियर बता रहा हूँ, नो ऐसे ही आते हैं। असीमित उत्तरदायित्व से आशय यह है कि हानि होने की दशा में फर्म के बंद होने पर प्रत्येक साझेदार को निजी रूप से और अतिरिक्त रकम लगाकर फर्म के लेनदार, क्रेडिटर फर्म के, है ना, वो समस्त ऋणों व फर्म के दायित्व का भुगतान करना पड़ता है। अपनी निजी संपत्ति भी बेचना पड़ेगी यदि बिजनेस में घाटा गया तो। यह जवाबदारी सभी साझेदारों की संयुक्त रूप से भी होती है। मतलब कि ये कि यदि संयुक्त रूप से मान लो कि घाटा गया चेतन भगत के बिजनेस को, वो तो दोनों मिलके भरेंगे, ठीक। पर यदि चेतन भागी गया, चेतन का तो पता ही नहीं है भाई साहब, पाकिस्तान चला गया वो, अब पाकिस्तान लेने कौन जाएगा उसको, और ना मिल रहा है, तो अब कौन भरेगा? पूरा पूरा भगत भरेगा। इसको संयुक्त, इसको पृथक बोलते हैं, है ना, और संयुक्त क्या? दोनों का मिलके, ठीक है। चलिए तो आगे देखें। यहाँ पर था, हाँ, यह जवाबदारी संयुक्त से भी होगी और सभी पृथक, ठीक है। अगर एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं, भाई सर ये क्या है दिवालिया? दिवालिया मतलब जिसकी लायबिलिटी संपत्ति से ज्यादा है। ध्यान से सुनो, देना लोगों को ज्यादा है और लेना
कम है, असेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, संपत्ति कम है और दायित्व ज्यादा हो जाते हैं, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। उसको कोर्ट क्या घोषित कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है। ठीक, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर एक साझेदार को छोड़कर, मान लो 3 साझेदार है, चेतन, भगत और गोपाल, तो गोपाल को छोड़कर बाकी के सभी, तो बाकी के सभी कौन हो गए, चेतन और भगत। तो चेतन और भगत क्या हो जाते हैं, दिवालिया, मतलब अब उनके पास में कुछ पैसा नहीं बचा, राइट। तो बाकी का जो फर्म का दायित्व होगा वो गोपाल की निजी संपत्ति से भरा जाएगा, ठीक है ना। तो फर्म का दायित्व उस बचे हुए साझेदार को चुकाना होगा। इसी को व्यक्तिगत बोला गया है, व्यक्तिगत संयुक्त बोला गया, असीमित बोला गया है, ठीक है। व्यक्तिगत में उसके हिस्से का जितना आया वो तो देगा ही देगा, प्लस यदि उसके पार्टनर दिवालिया हो गए हैं तो उसको अपनी निजी संपत्ति भी देना पड़ेगी, अतिरिक्त भुगतान उसको करना पड़ेगा। यही क्या है, असीमित दायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, ये जो इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने साझेदारी के लक्षण देख लिए हैं। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को काफी समझ में आया होगा अच्छे से। यदि आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, क्योंकि यही वीडियो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, और यदि आप YouTube पे देख रहे हैं, आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके नाम और शहर का नाम के साथ में हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है, और बाकी की डिटेल हम आपको आगे देंगे। तो ये तो हो गया भैया साझेदारी लेखांकन अकाउंट हिंदी मीडियम का सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, तीसरा भाग इसका, है ना। ये आपको इसी तरह से मिलेगा, चैप्टर 1 पार्ट 1, चैप्टर 1 पार्ट 2, ये चैप्टर 1 पार्ट 2 है, फिर आएगा चैप्टर 1 पार्ट 3, ऐसे करके पार्ट पार्ट में आगे आगे आपको सीक्वेंस क्रम में ये वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हैव अ नाइस डे।